हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रविंद्राज क्लासेस। आप सभी का रविंद्राज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत। देखो बेटा, हमारी पिछले फ्राइडे को और इस मंडे को जो है ना वीडियो आई नहीं है, वो कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से। अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे अब ऐसी कोई उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगी। पिछली क्लास में हमने आपको टीआईआर तक करा दिया था। अभी हम आपको एप्लीकेशन ऑफ टीआईआर से कराएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। और जो लोग भी नए हैं वो तो इसको सब्सक्राइब करें ही करें और शेयर भी करें, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, इसमें सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो आती है हमारी, हमने मान लीजिए इसको लिया है मिरास। इसको थोड़ा समझ लीजिए कि मिराज क्या है। एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। अब ये जनरली जो है ना, जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, तो ऑन ए वेरी हॉट डे, और डेजर्ट में ज्यादातर होता है ये, तो ये समझ लीजिए है क्या। ये टीआईआर का जो है ना एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है। एक्चुअली जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना, तो जो एयर की हमारी डिफरेंट लेयर्स होती हैं उनकी क्या होती है, डेंसिटीज जो है ना डिफरेंट होती हैं। अब जब उनकी डेंसिटीज डिफरेंट होंगी तो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो होंगे डिफरेंट, जो एयर की सरफेसेस हैं, लेयर्स हैं, उनका डिफरेंट होंगे। तो जो ग्राउंड के सबसे नजदीक वाली जो हमारी लेयर होती है, वहां बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से क्या होती है, वहां डेंसिटी जो है ना आपकी बहुत कम हो जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वहां पर काफी कम होता है। और एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है ना हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब इसका मतलब हो गया कि ग्राउंड सरफेस से जब भी हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा हमारा, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब मान लीजिए आपका कोई एक क्या है, काफी दूरी पर कोई पेड़ है, मान लीजिए टॉल ट्री है और फार डिस्टेंट अपार्ट है, तो उसकी जो है ना एक इन्वर्टेड इमेज नजर आती है। अब वो इन्वर्टेड इमेज जो है ना होती किसकी वजह से, टीआईआर की वजह से। और लगता क्या है हमें कि वो रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज आ रही है। जैसे किसी तालाब के पानी का कोई तालाब है, उसके किनारे कोई पेड़ होता है, तो उसकी इमेज जो है ना इन्वर्टेड इमेज नजर आती है। तो यही बस ऑप्टिकल इल्यूजन है कि एक्चुअली वहां पर पानी वानी कुछ होता नहीं, पानी का तालाब कुछ नहीं होता, क्योंकि इमेज किसकी वजह से बनती है, वो टीआईआर की वजह से। और हमें लगता क्या है कि बन रही किसकी वजह से है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से। मान लीजिए कि उस सरफेस से जो है ना ग्राउंड से क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन होकर के आ रहा है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करिए। ये वो सिचुएशन है, ये एनसीईआरटी की फिगर है, और उसमें देखो एनसीईआरटी की बुक्स बहुत ही अच्छी है अगर उसको हम समझ के काम करें। थोड़ी समझ में नहीं आती है इसलिए दिक्कत होती है कि आपका मान लीजिए जो है ना एयर क्या है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर है, ये दिखाया गया है पहला, एयर एट ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर। मतलब जो हमारी अर्थ से लेकर के ऊपर तक की एयर की बात करें तो वो सब क्या है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर है। जब यूनिफॉर्म टेम्परेचर पर होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंज होने का झंझट ही नहीं है। तो आपका मान लीजिए एक टॉल ट्री है, तो यहां से एक रे आएगी, ऐसे सीधी जाएगी, वो सीधी जाएगी, और जो है ना इस तरीके से ये आएगी तो यहां पर जाएगी, तो इसकी इमेज जो है वो एक्चुअल इमेज आपको नजर आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपका क्या है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है नीचे से ऊपर तक, जैसे हमने बताया, तो जो हॉटेस्ट लेयर होगी वो कहां पर होगी, नियर द ग्राउंड, अर्थ के जो है ना नजदीक सबसे हॉटेस्ट लेयर होगी। अब वहां का जो है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एज वी गो अप, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। तो अब मान लीजिए आपका एक पेड़ है, ये कोई भी टॉल ट्री है, तो यहां से कोई भी रे आएगी तो वो डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी। कैसे जाएगी, डेंसर टू रेयरर, क्योंकि इस, मान लीजिए मैं आपको यहां बताऊं, जैसे ये सरफेस है आपका, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, फिर इस वाली का कम, फिर इस वाली का कम, फिर इस वाली का कम, ऐसे ऐसे चलेगा। तो जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये डेंसर टू लो जो है ना नीचे आएगी, तो रेयरर जाएगी, फिर डेंसर टू रेयरर जाएगी। तो हर बार ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। और एक सिचुएशन इस तरीके की आएगी कि
हमारा जो है ना क्या होगा उस सिचुएशन में, क्या हो जाएगा हमारा, ये जरा इसको मैं इरेज कर देता हूं जो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको समझाया था। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब जो है ना जो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में डिफरेंस होगा, जो एयर की इंटरफेस होगा, एयर की जो दो अलग अलग डिफरेंट सरफेसेस होंगी, उस सरफेस के लिए हम क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करेंगे। अब क्रिटिकल एंगल तो आप सभी जानते हैं कितना होता है भाई। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है? क्रिटिकल एंगल होता है C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू। अब ये 1/म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। ऑब्वियस सी बात है। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब रे यहां पर ग्राउंड के बहुत नजदीक होगी तो वो जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा उसका, ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। तो वो रे क्या हो जाएगी, वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी उसका TIR हो जाएगा उस रे का। अब जो भी आदमी यहां पर जो फार डिस्टेंट अपार्ट खड़ा हुआ है उसको ऐसा लगेगा कि ग्राउंड के नीचे से आ रही है कहीं से ये रे, तो उसको जो है ना उस टॉल टी की क्या है, एक इन्वर्टेड इमेज नजर आएगी इस तरीके की। ये हुआ TIR की वजह से। अब उसे क्या लगेगा कि मान लीजिए कोई एक आपका क्या है, पानी का तालाब है या पानी का कोई किनारा है जहां बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, उसके साथ ये सहारे एक पेड़ लगा हुआ है, तो रे वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और उसकी ये रिफ्लेक्टेड इमेज नजर आ रही है, जो ये इन्वर्टेड इमेज है। बस यही उसका ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि उसको भ्रम हो जाएगा क्या, ठीक है ना। तो ये जनरली कहां पर होता है, आपका डेजर्ट्स में होता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपको मैंने आपको मिराज को बताया, और इसी को क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं, ठीक है ना। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, मिराज बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा ये आपका, ठीक है। देखिए बेटा, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आता है वो आता है आपका एप्लीकेशन, जो दूसरे नंबर का एप्लीकेशन है वो आएगा आपका प्रिज्म का। ये आपका हमने पहले नंबर का एप्लीकेशन करा दिया, अब ये दूसरे नंबर का एप्लीकेशन है, प्रिज्म है। ये TIR का ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना एप्लीकेशन है। देखिए हम प्रिज्म को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो ये जैसे हमारी राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है ये वाली, ठीक है। अब प्रिज्म क्या करती है कि प्रिज्म जो है ना हमारी लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री से टर्न करा देती है। यहाँ पर नजर आ रहा है ये 90 डिग्री से, और ये नजर आ रहा होगा आपको 180 डिग्री से क्या करा दिया, टर्न करा दिया। तो प्रिज्म का क्या काम होता है, TIR की वजह से ये रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री टर्न करा देती है। क्लियर है? ये वाला कितना है, 90 डिग्री पर, और ये वाला कितना है यहां, और ये ऐसे आ गया, तो ये 180 डिग्री पर है। तो इट टर्न्स द रे ऑफ लाइट बाई 90 डिग्री और 180 डिग्री डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म फेसिंग द इंसिडेंट लाइट। किसके ऊपर डिपेंड करता है कि राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म की पोजीशन के ऊपर जो हमारी इंसिडेंट लाइट को फेस कर रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट की तरफ से आ रही है। देखो ये आपका पहले मान लीजिए इस पोजीशन में रखिए राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इट टर्न्स लाइट, लाइट का मतलब आप समझ गए होंगे रे ऑफ लाइट को, बाई 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये आपकी मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि आपको ये समझ में आ जाए कि लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री से क्या करा रही है, ये टर्न करा देती है, टर्न्स द लाइट बाई 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये आपने 90 डिग्री का केस लिया है, ये आपका फिगर ए में और ये फिगर बी में नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। देखिए बेटे, ये यहाँ से रे ऑफ लाइट गई। अब ये जो है ना आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म ली है, ये हमारे पास जनरली दो तरीके के ग्लास होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक क्राउन और एक फ्लिंट। अब क्राउन हो या फ्लिंट, दोनों के लिए जो है ना क्या होता है, आपका जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आती है वो 45 डिग्री से कम आती है, और रे ऑफ लाइट हमारी ऐसे गिर रही है यहाँ पर 45 डिग्री पर, इसलिए ये टर्न हो जाती है। तो इट इज ट्रू फॉर बोथ टाइप्स ऑफ ग्लासेस, क्राउन हो चाहे वो फ्लिंट ग्लासेस हो, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू आती है वो कितनी होती है, साइन इनवर्स 1/म्यू, और इन केसेस के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, लेस देन 45 डिग्री। जब लेस देन 45 डिग्री होगा और लाइट कितने एंगल पर गिर रही है, 45 डिग्री पर, तो आपका क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि TIR यहाँ पर आकर कर जाएगा। देखिए ये रे ऑफ लाइट गई, ये नॉर्मल है,
45 डिग्री पर गई है, ये आपका एंगल 45 है, दिखाई दे रहा है ना। अब चूंकि ये क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया आपका, क्रिटिकल एंगल इज लेस देन 45 डिग्री, और आई क्या है आपका 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आई इज ग्रेटर देन सी हो गया कि नहीं हो गया। जब आई इज ग्रेटर देन सी हो गया तो लाइट जो है ना रिफ्लेक्ट कर गई, ऐसे आ गई, ऐसे ही दूसरा यहां से गई, ये रिफ्लेक्ट कर गई। तो ये वाला जो ए बी ऑब्जेक्ट था इसकी ए डैश बी डैश ये इमेज बन गई, तो लाइट कितने 90 डिग्री से टर्न हो गई पूरी। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमने प्रिज्म की इस तरीके इस पोजीशन में रखा प्रिज्म को, अगेन यहां पर आपका ये तो हो ही जाएगा, नॉर्मल खींचना चाहो तो ये नॉर्मल खींच जाएगा इस तरीके से, आपका यहाँ पर भी ऐसे नॉर्मल हो जाएगा, ये तो सरफेस के ऊपर नॉर्मल बनने होते हैं, बन गया ये। लाइट यहाँ पर गिर रही है, फिर ये 45 डिग्री पर, क्योंकि राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म है, अगेन इट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो फिर ये लाइट यहाँ पर आएगी। अब इस सरफेस के ऊपर जैसे ही गिरेगी फिर भी ये क्यों, क्रिटिकल एंगल तो वही है उसका सेम, अगेन क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, फिर टर्न कर जाती है, तो ये लाइट ऐसे आ जाएगी। दूसरा जो है ना, अब यहां से गया तो ये यहां पर आई, टर्न कर गई, फिर यहां से भी टर्न कर जाएगी, क्योंकि ये जो है ना इस पर ये नॉर्मल आएगा आपका, बना लीजिए ये नॉर्मल बनेगा यहाँ पर, और ये लाइट कितने से, फिर जो है ना आपका 45 डिग्री से जो है ना क्या हो गई, 45 डिग्री पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और क्रिटिकल एंगल तो कम था ही, तो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ए बी की ये, यानी यहाँ पर इस केस में 180 डिग्री क्या करा दिया, लाइट को टर्न करा दिया। अब दूसरा सबसे जो और बढ़िया एग्जांपल है इसका ये है, यहाँ पर लिखा है प्रिज्म डिजाइन टू बेंड रेज बाय 90 डिग्री एंड 180 डिग्री और टू इन्वर्ट इमेज विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। यानी हमारी प्रिज्म किस काम आती है, इस फिनोमेना को यूज करके टीआईआर को एक जो है ना इन्वर्टेड इमेज बना देती है हमारी, विदाउट चेंजिंग इट्स साइज। इसमें साइज चेंज नहीं हो रहा, साइज तो कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा, देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, तो ये बड़ी हेल्पफुल है हमारी। तो ये देख लीजिए यहाँ पर तो आपको नजर आ ही गया होगा, ये वाली ये इसकी इमेज है और ये सेम साइज की इन्वर्टेड इमेज है, गॉट इट। यहां से रे ऑफ लाइट गई, वही गिराएंगे इसको, फिर ये इसका क्या हो जाएगा, यहां पर तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, यहां पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, और यहां पर रिफ्लेक्शन, फिर यहां पर क्या हो गया आपका, फिर रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये देखिए इस प्रोसेस में क्या हो गया, बहुत अच्छे से समझना चाहिए आपको, यहां पर रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन और ये यानी 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, गॉट इट। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको इन्वर्ट इमेज बनानी है इससे, तो क्या कंप्लीटली टीआईआर होता है, नहीं, रिफ्लेक्शन तो अगर करता ही करता है, क्योंकि पहली बार तो जो है ना यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, तब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर जाएगी, और यहाँ पर जो है ना क्या हो रहा है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर गिर रही है, और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर गिरेगी तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ऐसे यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो आपकी ये आपको इमेज, और यहाँ पर क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये इमेज इसकी नजर आएगी। ठीक है बेटा, ये इसका दूसरा एग्जाम्पल था जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और वो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है। डायमंड जो आपका स्पार्कल करता है, जो बहुत ज्यादा चमकता है, वो भी टीआईआर के फिनोमेना पर ही बेस्ड है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये एक्चुअली क्या है, टेक्निकल एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजिकल जो एप्लीकेशन होती है ना, क्योंकि हम इसको टेक्निकली, भाई टेक्निकल स्किल जो होगी, आपके डायमंड कटर होते हैं वो इस तरीके से ही उसको कट करते हैं ना, कि एक बार लाइट जो है ना एंटर करती है जैसे ही डायमंड के अंदर, तो जिस भी फेस पर गिरती है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर ही गिरती है, तो मल्टीपल जो है ना क्या होता है, टीआईआर होते रहते हैं उसके अंदर, तो डायमंड स्पार्कल करता है। देखिए होता क्या है कि जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 2.42 है, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफी ज्यादा होता है। अब इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, आपका क्रिटिकल एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/म्यू। अब इसकी वैल्यू डालेंगे तो ये बेटा साइन इनवर्स 1/2.42, अगर ये 1/2 होता तो 30 डिग्री आता, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो लगभग कितनी आती है आपकी, ये वैल्यू आती है आपकी 24.4 डिग्री के आसपास आती है, ये वैल्यू आ गई क्रिटिकल एंगल की। इज दैट क्लियर? अब ये क्रिटिकल एंगल इतनी कम वैल्यू आती है इसकी कि एक बार जो है ना डायमंड के अंदर लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है, तो वहां पर तो रिफ्रैक्शन हुआ पहली बार, क्योंकि एयर टू डायमंड जा रही है लाइट, तो रिफ्रैक्शन होगा।
अब जैसे डायमंड के अंदर गई ना, तो फेसेस उसके इस तरीके से कट किए जाते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां पर, डेंसर मीडियम में, वो क्या होता है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। एक बार रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद जैसे ही वो दूसरे उस पर जाएगी, फिर अगेन क्या होती है, इट फॉल्स एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, वहां पर भी उससे ज्यादा गिरेगी, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं आपके, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहते हैं, मल्टीपल TIR। जो रिफ्लेक्शन ही लिखेंगे ना, तो मल्टीपल TIR होने की वजह से, भले उसको रिफ्लेक्शन ही बोल दीजिए आप, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है ना होते हैं, इसकी वजह से डायमंड क्या करता है आपका, स्पार्कल करता है बहुत अच्छे से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है किसका, TIR। ये क्या बताया मैंने इसको, एक्चुअली क्या है ये आपका, ये जो है ना टेक्निकल जो है ना आपका एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ना आपका। ठीक है, अब देखिए इसका जो है ना एक और इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन, वो है ऑप्टिकल फाइबर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आजकल ऑप्टिकल फाइबर की जो है ना बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि किसी भी जो है ना आपको क्या है, ऑडियो या वीडियो जो सिग्नल्स होते हैं ना, उनको फार डिस्टेंट अपार्ट भेजने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। अब ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है, देखिए आपका, कि मान लीजिए आपने एक मटेरियल ली, क्वार्ट्स, जनरली ये क्वार्ट्स का ही लेते हैं हम, इसके बहुत फाइन से जो है ना आपने क्या कर दिए, बहुत थिन, वेरी थिन, वेरी थिन, ये इसने जो है ना आपके जो है ना फाइबर्स जो है पतले पतले वो बना लिया आपने। अब उनका जो है ना आपने क्वार्ट्स लिया, ठीक है ना, उसका जो है ना एक बंडल सा बना लिया, ठीक है ना, इसको, ये है जो है ना क्वार्ट्स का बंडल सा, इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहां पर जो है ना लिखा हुआ है उसने कि ये ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू कैसे जाता है आपका। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्वार्ट्स का, जो भी कितना भी होगा क्वार्ट्स का, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसके ऊपर जो एक लेयर चढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं क्लैडिंग। क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल से, जो क्वार्ट्ज के मटेरियल से थोड़ा कम होता है। क्या है इसका जो रिफ्रैक्टिव, ये क्लैडिंग है। क्या है आपका, ये क्लैडिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्वार्ट्ज की मटेरियल के जो है ना हमारे क्या है, फाइबर्स हैं जो हमने लिया है, इसका एक बंडल सा बना लेते हैं, तो जो पाइप टाइप हो जाता है। अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो उसके ऊपर क्लैडिंग की हुई है, जो एक आउटर सरफेस है ये वाली, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में थोड़ा सा क्या होता है आपका, डिफरेंस होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसका कम होता है। अब लाइट एक बार यहां से एंटर कर रही है, एंटर करने के बाद यहां पर क्या हो गया, लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन करने के बाद लाइट यहां पर गिरी। अब देखिए यहां पर जो लाइट गिर रही है, तो इसका जो है ना क्या होगा, यहां के लिए हमने क्या निकाल लिया, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल जो भी आया है उससे ज्यादा पर क्या कर रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इसके लिए जो भी क्रिटिकल एंगल आता है, तो यहां पर लाइट क्या होती है, आई इज ग्रेटर देन सी, ये फॉल करती है, तो यहां से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। फिर अगेन ये जो है ना फिर यहां पर होता है, तो ये रिपीटेड जो है ना आपका क्या होते हैं, रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं यहां पर। और फाइनली ये जो है ना यहां से इमर्जेस आउट कर जाती है। जब यहां से इमर्ज आउट करती है, तो अब ये सिग्नल जो है ना यहाँ पर जो है, जैसा यहाँ पर हमने भेजा था लगभग वैसा ही सिग्नल हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ना ऑडियो या वीडियो सिग्नल्स को भेजने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आजकल ये मेडिकल साइंस में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। एंडोस्कोपी वगैरह जब होती है ना, तो हम इसी जो है ना टेक्निक का क्या करते हैं, यूज करते हैं आपको। तो ये इसका ऑप्टिकल फाइबर जो है ना क्या हो गया, TIR का ये एप्लीकेशन हो गया। ये हमने आपको एप्लीकेशंस बता दिए हैं TIR के, और ये मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसमें से कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूर पूछा जाता है आपका बोर्ड में, और एंट्रेंस में तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे आपको। तो इसको जितने अच्छे तरीके से आप समझेंगे, उतने ही अच्छे से तरीके से आप एंट्रेंस वगैरह में क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए बेटा, अब हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल आता है वो आता है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का। हमने पहले, इससे पहले क्या कराया था आपको, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बताई थी आपकी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस और रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में फर्क क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो हमने बताई थी, वो बताया था कि जो है ना आपका क्या है, हॉलो स्फीयर है, उसका जो है ना क्या होते हैं, पार्ट होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये भी एक स्फीयर का ही पार्ट होती है, लेकिन वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीडियम होता है उसके अंदर, यानी ट्रांसपेरेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
वो सॉलिड स्फीयर होता है, अब वो हॉलो नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? जब सॉलिड होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर का जो होगा वो क्या होगा, मीडियम डेंसर होगा। बाहर तो आपका रेयरर है, क्योंकि बाहर तो जनरली हम किसकी बात करते हैं, एयर ही की बात कर लेते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तो हमने मान लीजिए एयर ले लिए, ग्लास हो गया जिसका भी बना हुआ है वो, ठीक है आपका। तो ये भी जो है ना दो तरीके की होती है बेटा आपकी, क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जिस तरीके से हमने किसकी बताई थी आपको, हमने आपको रिफ्रैक्टिंग, पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बताई थी, दो तरीके की होती हैं। अब हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी बता रहे हैं कि ये भी दो तरीके की होती हैं आपकी। एक कौन सी होती है, कॉन्वेक्स, और दूसरी होती है कॉनकेव। देखिए सेम आपका कॉन्वेक्स नजर आ रही होगी ना, तो रिफ्रैक्शन इस सरफेस से होगा, ये डेंसर मीडियम है। ये कॉनकेव है, रिफ्रैक्शन यहां से होगा, तो ये रेयरर है, ये डेंसर है, ठीक है ना। ये दो। अब देखिए बाकी सारी चीजें वही हैं। ये जो है ना क्या है, इसका अपर्चर है जो एक्स पी वाई है, इसका मिड पॉइंट होता है वो पोल कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उस स्फीयर का पार्ट होता है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल का जो सॉलिड स्फीयर है उसका सेंटर जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी उसकी ये रेडियस हो गई उस स्फीयर की, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इज दैट क्लियर? और आपको पता ही है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन एक्सटेंड होती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये दोनों केसेस की जो है ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बाकी ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सब बता ही दिया, ये इसका अपर्चर है। तो इससे हम आपका जो है ना क्या कराएंगे, जो है रिफ्रैक्शन आपको बताएंगे कि रिफ्रैक्शन इन सरफेसेस से किस तरीके से होता है आपका। क्लियर हो गया? ये मेरा ख्याल है दोनों सरफेसेस समझ में आ गई होंगी। सेम साइन कन्वेंशन, all the distances are measured from the pole, same चीज, distances measured in the direction of ray of light, यानी इंसिडेंट रे की तरफ पॉजिटिव, अपोजिट टू दैट नेगेटिव। साइन कन्वेंशन में कहां से डिस्टेंस मेजर होती है, पोल से। जो साइन कन्वेंशन पीछे बताया सेम ही साइन कन्वेंशन है हमारा, ठीक है। तो यहां से आपको ये चीज अब आपकी क्लियर हो गई होगी। देखिए अब हम आपको अगले आर्टिकल में, हम इसमें मतलब जो आर्टिकल करा रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, रिफ्रैक्शन दिखा रहे हैं आपका कहां से, इसके स्फेरिकल सरफेसेस से। ये है रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। आपको समझ में आ गया होगा। ये कॉन्वेक्स जो है ना हमने सरफेस ली हुई है, ये जो है ना दो मीडियाज को अलग कर रही है। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप N1 लिख लीजिए, एनसीईआरटी में N1 और N2 होता है। किसी जो आपकी क्या होगी, रिफ्रेशर होगी, यानी जो उसमें आपको क्या लिख देंगे, इसको μ1 लिख देंगे और μ2 लिख देंगे, जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको μ1 लिख लीजिए और इसको μ2 लिख देंगे, ठीक है ना बेटा, जो आपको अच्छा लगता हो, जो लिखना है लिख लीजिए। देखिए अब इमेज फॉर्मेशन का बेस्ट तरीका, ये आपकी क्या है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर एक रे यहाँ से गई तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने सब पहले समझा दिया था रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में, जो भी अपर्चर से लाइन कहां पर मिलेगी आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलेगी, वो इस सरफेस पर क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ये तो नॉर्मल बन गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है आपकी। ये कौन सा मीडियम होगा आपका, ये वाला, ये तो आपका रेयरर हो गया, ठीक है ना बेटा। और ये कैसा मीडियम हो गया, डेंसर। तो ये क्या करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ये बेंड हो गई। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जो एक रे यहां से सीधी जाएगी वो कैसी जाएगी, अनडेविएटेड, क्योंकि तो नॉर्मल ही आपकी, तो ये अनडेविएटेड जाएगी, दोनों यहां पर मिलेंगी, तो ये इसकी इमेज बन गई। इज दैट क्लियर? ये आपका क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस। अब हम इनका नामकरण कर देते हैं। देखिए इस एंगल को जो है ना हमने क्या मान लिया, अल्फा, जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, जो इमेज बना रही है उसको मान लिया बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहा है उसको मान लिया हमने गामा। मेरा ख्याल है अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और आपका ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बेटे। अब देखिए डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती हैं, पोल से। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया ही है। ये यहां से हमने परपेंडिकुलर करा दिया है, ये भी इस तरीके से समझाने के लिए कि अब डिस्टेंस कहां से है। तो पोल से यहां तक की डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट तक की u होती है, इमेज जो बन रही है वो आपकी v हो जाएगी, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपका है ही है। तो ये आपका डिस्टेंस हो गए। अब देखिए क्या करते हैं हम, तो यहां से हम करेंगे आपका कि ये ट्राइंगल ले लिया हमने, कौन सा, ON, और आपका ले लिया C। यहां से एंगल आई निकालेंगे, क्योंकि स्नेल्स लॉ ही लगाना है ना आपको। तो स्नेल्स लॉ में क्या करेंगे,
फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा ले लिया आपने बेटा, ओ एन सी, एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा अल्फा प्लस गामा। क्लियर है। अब हमने दूसरा ट्राइंगल ले लिया, इसको नंबर 1 लिख लिया। दूसरा ट्राइंगल कौन से ले लिया बेटा हमने, ये ले लिया आई एन सी। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, आई एन सी, इससे कितना निकल जाएगा आर। तो यहां से गामा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, गामा आता है यहां से आर प्लस बीटा, और आपको क्या चाहिए, आर ही चाहिए, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा माइनस बीटा। क्लियर है ना। इसको नंबर 2 लिख दिया बस। अब हमारी कहानी शुरू होती है यहां से कि हम पहले अल्फा निकालेंगे, बीटा और गामा। देखिए बेटे, वैसे तो हम एंगल्स को निकाल सकते हैं क्या, आर्क अपॉन रेडियस से, क्योंकि जब एंगल को रेडियन में निकालते हैं तो क्या होता है, आर्क अपॉन, और इसके लिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाला हुआ है, इसको मान सकते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहां से करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, एन एम अपॉन कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी एम ओ। लेकिन अगर अल्फा बहुत छोटा है तो आप टेन अल्फा की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहां से कैलकुलेट करते हैं ट्राइंगल ओ एन, और इसका नामकरण कर दीजिए, वैसे तो ये पी यहाँ होना चाहिए था पर इसने एम मान लिया इस पॉइंट को, तो मैं एम ही लेकर के चलूंगा। क्लियर है ना, तो बार बार गलती ना हो हमारी। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल्स कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप बेटा, ये ओ एन एम, ओ एन एम, टेन अल्फा नियरली इक्वल टू अल्फा ही होता है वो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एन एम अपॉन ओ एम, आपका एम ओ लिख दीजिए, ठीक है ना, ये हो गया। अब जरा पीछे चलिए, तो इस वाले ट्राइंगल से कितना होगा, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल आई एन एम, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल आई एन एम, टेन बीटा नियरली इक्वल टू बीटा, कितना हो जाएगा बेटे, वही एन एम तो आएगा ही आएगा हर जगह आपका, और यहां से कितना हो जाएगा, एम आई हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन फ्रॉम ट्राइंगल, अब हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा गामा ही चाहिए था ना हमें, क्योंकि यही कैलकुलेट करेंगे तभी आई और आर आएंगे। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल सी एन एम, फ्रॉम ट्राइंगल सी एन एम क्या हो जाएगा, टेन गामा निकालिए, टेन गामा हो जाएगा नियरली इक्वल टू गामा, कितनी हो जाएगी बेटी उसकी वैल्यू, एन एम अपॉन, ये तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ये हो जाएगा एम सी, ठीक है ना। ये तीनों चीज आ गई हमारे पास। अब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लिया। अब ये वैल्यूज देखिए, तो नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 and 2, तो व्हाट वी गेट, पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1 and 2 वी हैव, क्या है बेटा हमारे पास, आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू कितनी थी, देखिए यहां से सब कुछ नजर आ रहा है आपकी वैल्यू, आई की वैल्यू थी अल्फा प्लस गामा, तो आपने डाल दी है अल्फा प्लस गामा, तो कितना हो जाएगा ये अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, एन एम अपॉन एम ओ प्लस एन एम अपॉन एम आई। अब यहां पर एंड आर, आर की वैल्यू कितनी थी, गामा माइनस बीटा, अब गामा कितना है बेटा आपका, एन एम अपॉन एम सी, ये बेटे यहाँ पर एम सी ही आएगा क्योंकि ओ राइट, यहाँ पर क्या था, ये अल्फा प्लस गामा था ना, तो गामा में ये एम सी है, तो यहाँ से एन एम अपॉन एम सी माइनस बीटा की वैल्यू कितने लिखेंगे, एन एम अपॉन, अब यहाँ पर लिख दिया आपने एम आई। क्लियर है। नाउ स्नेल्स लॉ लगाइए आप, नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ, अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है आपका, स्नेल्स लॉ कहता है म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, यही तो बताया था हमने, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है बेटे। अब देखिए, एज एंगल आई एंड आर आर स्मॉल,
ये हैं, तो देयरफॉर sin i is nearly equal to i एंड sin r is nearly equal to r। तो यहां से क्या हो जाएगा, और μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। वैल्यू डाल दीजिए, μ1 आई की वैल्यू कितनी डाली बेटा, ये आई निकाला है हमने, nm तो कॉमन आ जाएगा, nm अपॉन mo प्लस nm अपॉन mc कितनी आ जाएगा, nm अपॉन कितना था बेटा, nm अपॉन mo प्लस nm अपॉन mc इज इक्वल टू μ2, ये ब्रैकेट में क्लोज इनटू ब्रैकेट यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, nm अपॉन mc माइनस nm अपॉन, क्योंकि वो mi आ गया, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बेटे, अब देखिए nm ये तो सब कट गया कॉमन लेकर के, और ये आपका आया μ1 1 अपॉन mo प्लस 1 अपॉन mc इज इक्वल टू μ2 1 अपॉन mc माइनस 1 अपॉन mi। गॉट इट। अब इनकी वैल्यूज डाल दीजिए, देखिए पीछे से mo क्या हो जाएगा प्रॉपर साइन के साथ, तो mo की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, ये माइनस यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, mcr हो जाएगा और mi v हो जाएगा साइन में, बस अब डाल दीजिए वैल्यू इनकी, तो कितना हो जाएगा, और μ1 यहाँ पर 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन माइनस यू आएगा आपका, प्लस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये r आ जाएगा, ये μ2 यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन b, क्योंकि b भी पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है ना, कहीं कोई आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, कोई टेंशन नहीं अच्छे से। ठीक है ना बेटे, तो ये हमने यहाँ पर क्या लिख देना है, 1 अपॉन माइनस यू लिख देना है, ये μ1 है और ये μ2 है, समझ में आ गया होगा। अब जरा क्या करेंगे, टर्मों को एडजस्ट करिए, और μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ1 अपॉन, देखिए हमने यहाँ पर जो है ना एक, ये आपका आ गया r इज इक्वल टू μ2 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन b। इस टर्म को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका, और μ1 अपॉन माइनस यू प्लस μ2 अपॉन b इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, क्योंकि यही आ जाएगा आपका। इज दैट क्लियर, देख लीजिए आप अच्छे से, क्योंकि इधर μ2 है, ये आपका μ2 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन, इसको इधर ले गए, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, इसमें हमने जो है ना रियल इमेज की बात की है, कि इमेज को कैसा बना दिया बेटा, रियल इमेज के लिए था ये। यहाँ पर इमेज कैसी बन रही है इसकी, रियल, तो चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका रियल इमेज बन रही है। ये आपका वर्चुअल इमेज होगी तब भी बिल्कुल जो है ना यही डेरिवेशन आता है, बस थोड़ा फर्क आएगा जब डेंसर टू रेयरर लेंगे ना हम, तो डेंसर टू रेयरर में μ1 और μ2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है ना बेटे, अभी तो हमारा आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है, और यही आपको अच्छे से समझना है। समझने के बाद ये एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद भी हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, क्लियर है। अब हम आज का लेक्चर जो है ना यहीं पर समाप्त करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। और हम बेटा ठीक है ना, ये वीडियोस हमारी अब रेगुलर आएंगे, वो थोड़ा हेल्थ इश्यू की वजह से मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जो है वो मंडे और फ्राइडे को हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, तो अब हमारा कंटिन्यूएशन रहेगा और आप इसको अच्छे से समझिए। अगर फिर भी कुछ इसमें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए, हम इसको आपकी जो भी दिक्कत होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा बेटा कि जो लोग भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर भी करें, और जो लोग नए आए वो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें ही करें। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, ये आपके बोर्ड और एंट्रेंस में बहुत ही जो है ना आपको हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है,
Thank you very much for watching this video.